अच्छा, मुझे थोड़ा बताना रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से। यस सर। ओके। अच्छा, तो अगेन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देख, बेसिकली हम लोग आज क्या करना है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्या करना है? म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो चलता है मार्केट में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज आप लोगों को पता है ना, ऑलमोस्ट 45-50 के आसपास म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सिंपल अगर कहा जाए तो दे आर कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनका क्या काम है आप लोगों को पता है ना सर? हमसे आपसे दुनिया से पैसा लेता है, एक ट्रस्ट मैनेज करता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रहता है, सेबी का अप्रूवल रहता है, और वो मार्केट में सबका पैसा लेके मैनेज करता है। बदले में ये एक कमीशन डिस्काउंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिटर्न होगा वो अपने अपने जो भी फंड में, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है उसको एज पर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लॉस होगा तो लॉस रहेगा, वो तो देखो प्रॉफिट लॉस मार्केट का सिचुएशन है। लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनीज जिस तरह से काम करता है, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए अपने क्लाइंट का रिटर्न कैलकुलेट करना ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ मौसमी, एक म्यूचुअल फंड कंपनी जब अपने क्लाइंट का रिटर्न देखेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को उसको समझाना पड़ेगा कि भाई आपका रिटर्न कैसा आ रहा है। या फिर ठीक है चलो म्यूचुअल फंड कंपनी छोड़ दो, एज एन इंडिविजुअल जब कोई आपका कोई क्लाइंट हो या फिर आप खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, तो आपको भी रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो ये रिटर्न कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ये चीज मैं आपको, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है रिटर्न कैलकुलेटर में। रोलिंग रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट है, XIRR का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। CAGR तो है ही, एब्सोल्यूट रिटर्न, दैट इज वेरी पॉपुलर, एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करना। XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है सर, फाइनेंशियल वर्ड्स है, सुनिएगा। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्लास करते हो, ठीक है, आई नो आप लोग मैक्सिमम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्लास किए हो या कर रहे हो या करोगे, ठीक है। तो सर फाइनेंस में हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, मतलब हार्डकोर फाइनेंस का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर IRR, NAV, है ना, ये सब चीज़ें, NPV, ये सब डिस्कशन हम लोग हार्डकोर फाइनेंस में भी करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेटिव वे में यूज होता है, ठीक है। दैट्स यू कैन से इट्स एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंशियल हार्डकोर एरिया है उसका यूज होता है कभी स्टॉक मार्केट में, कभी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कभी करेंसी मार्केट में, हर जगह में, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइनेंस, है ना। एवरीथिंग इज फाइनेंस, पैसा का जुगाड़ करो, इन्वेस्ट करो, इनकम करो, और क्या, हर चीज वही है। अब ये बेसिक चीज को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में बात कर रहे हैं सर, तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको जो जो पॉइंट अभी आपको मुझे बताना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं म्यूचुअल फंड के मटेरियल से दिखा दूंगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो 5A एग्जाम है, यहाँ से हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, और फिर आप लोगों को मैं सर टेस्ट के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, और वो क्वेश्चंस रेडी करके आपको जब भी टाइम मिले आप टेस्ट क्लियर करके रख लीजिएगा। बी सीरियस सर, कभी भी कोई भी चीज काम आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी आप जॉब रेडी मेंटेलिटी नहीं है आपका, या फिर सामने CA का एग्जाम या CMA का एग्जाम है या CS का एग्जाम है, तो आप लोग एग्जाम दे दो, उसके बाद अगर आपको नीड है तो आप उसके बाद सोचो, लेकिन लेकिन जब भी मौका मिलता है आप क्वेश्चंस रेडी करके म्यूचुअल फंड का एग्जाम, इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम, ठीक है, अभी सबसे ज्यादा नीड इक्विटी डेरिवेटिव का है, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी उसमें है। म्यूचुअल फंड का भी नीड काफी अच्छा जनरेट हो रहा है, मतलब सेकंड बेस में बोलूंगा मैं, ठीक है। या फिर अगर आप खुद का, जैसे सुमित बता रहा था, अगर अपना भी प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो भी कर सकते हो। लेकिन सर सब कुछ तो ठीक है अपने जगह में, लेकिन नॉलेज इज नॉलेज फास्ट, ठीक है। ये बात आप जब कंपनी में जाओगे ना, जब कंपनी ट्रेनिंग कराता है तब भी कंपनी आपको ये भाषण मारता है, ठीक है सर, नॉलेज फास्ट, बात समझ में आ रहा है सर? तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अपने एरिया में, अगर अपने एरिया में अगर आपका ताकत है ना, तो वो हमेशा हमेशा एक प्राउड का बात होता है, और हमेशा एक क्रेडिट का मैटर होता है कि भाई इसको पता है, इसने जो डिग्री लाया, ये सर्टिफिकेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सच में नॉलेज के लिए है, ठीक है। बहुत लोग सर्टिफिकेशन ले तो लेता है मेमोराइज करके या फिर दिखाने के लिए, पास हो जाते हैं सब, थोड़ा मेहनत करने से एग्जाम पास करना
इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, अगर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे कर जाओगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट्स में कितना नॉलेज है ये कंपनी के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। मतलब जैसे ये हो गया ना सर, पुराने ज़माने में हम लोग बहुत सारे हमारे देख लिया सर, जैसे मानो कि ब्राह्मण, ठीक है, आज के डेट में ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, बट ब्राह्मण को जो श्लोक या मंत्र होता है, मंत्र पता है, ठीक है, पूजा करते हैं, ठीक है, पुरोहित का बात कर रहा हूँ। बट अगर मैक्सिमम को आप पूछ के देखो कि क्या आपको मतलब पता है, हाँ, आपको मैं आपको बताता हूँ, अगर 90% ब्राह्मण या पुरोहित जो पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये ऐसा ही हो गया है कि सब कुछ रट रट के लोगों को, लोग यही भूल गया कि क्या है क्यों है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सर्टिफिकेशन जैसा हो गया, ठीक है भाई, हम ये है हम वो है। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होने से ही नहीं होगा, आपको उसका एक प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। तो बस वही मेरा कहने का मतलब है, नॉलेज लेके जाओगे तो हमेशा क्या होगा सर। एक बात है ना सर, आप लोग एक संस्कृत एक बहुत सुंदर एक संस्कृत एक लाइन है, बोलते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यांग सर्वथा पूज्यते, सुने हो कभी? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यान सर्वदा पूज्यते, मतलब कोई बता सकते हो? মানে নিজের দেশে রাজাকে পুজো করা, বিদ্যা সব জায়গায় পুজো হয়। নিজের দেশে রাজার পুজো হয় কিন্তু যে বিদ্বান হয় তার পুজো সব জায়গায় হয়, ঠিক আছে। दैट इज द कॉन्सेप्ट सर। बस विद्वान बनो, राजा से भी ज्यादा नाम मिलेगा। अच्छा चलो, म्यूचुअल फंड मैट्रिक्स। तो म्यूचुअल फंड का मैट्रिक्स मतलब म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेशन होता कैसे है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैलकुलेशन होता कैसे है और रिटर्न कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। सर कुछ चीजें तो आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, शेयर मार्केट में भी आप लोग ये सब रिटर्न देखते हो, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे पेशेंस रखते हो, पेशेंस के साथ सुन लो, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, बाय नाउ आई सपोज वी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड कैटेगरी। हम लोग बहुत सारे तरह का म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जान लिया सर, हाँ। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट गिना दूँ 2 मिनट के लिए कि हम लोग कितना तरह का म्यूचुअल फंड का डिटेल्स पढ़ के आ गए सर, डिटेल्स पढ़ के आ गए। जैसे सर आपको मैंने इक्विटी स्कीम समझाया है ना, डेब्ट स्कीम समझाया, डेब्ट फंड समझाया, उसमें एक इक्विटी स्कीम नहीं, इक्विटी में बहुत सारा स्कीम होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का, वो समझाया। डेब्ट में अलग अलग स्कीम होता है, वो एक एक चीज समझाया। मतलब ऑलमोस्ट इक्विटी स्कीम और डेब्ट स्कीम जो मार्केट में आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कम से कम 10-12 क्लास लग गया मेरा, ठीक है। तो ये इक्विटी फंड और डेब्ट फंड को समझने के लिए। फिर बॉन्ड, हाँ सर, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में आपको बहुत मतलब डिटेल्स में एक क्लासेस हुआ है हम लोगों का। तो बॉन्ड, इंडेक्स फंड्स, ठीक है, इंडेक्स फंड्स कैसे काम करता है, ठीक है, मतलब निफ्टी सेंसेक्स के थ्रू से किस तरह से कंपनी फंड को चलाते हैं। आर्बिट्रेज, लास्ट वीक मैंने आर्बिट्रेज समझाया, एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में बेचना, यहाँ पर भी कंपनी को 4-5% शॉर्ट टर्म रिटर्न कैलकुलेट मतलब गेन हो जाता है, और बहुत ही सेफ एरिया है आर्बिट्रेज इनका, ठीक है। बहुत डिटेल्स में चर्चा हुआ आर्बिट्रेज का, अगर किसी का भी आर्बिट्रेज मिस है, मैं बस रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आर्बिट्रेज देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड का बात है बट यहाँ पर स्टॉक मार्केट का यूज हुआ है सर, ठीक है। इंडेक्स में भी स्टॉक मार्केट का बात बहुत ज्यादा हुआ है, इक्विटी में तो हुआ ही है, डेब्ट मार्केट या मनी मार्केट में तो बहुत डिस्कशन हुआ है। सो पॉइंट इज दैट कि सर आप अलग अलग स्कीम में पैसा डालो, नो इशू, ठीक है। आप क्लाइंट को बोलो अलग अलग स्कीम में पैसा डालने के लिए, उसमें भी नो इशू। बट एट द एंड ऑफ द डे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज फंड रिटर्न कैसा दे रहा। ये सर नो? हाँ सर बोलो। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? है ना? হ্যাঁ দাদা। तो बेसिकली जब एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप अपने क्लाइंट को क्या समझाओगे, है ना। ये एक बहुत बड़ा बात है कि क्लाइंट को समझाने से, अच्छा देखो, रिटर्न जब हो जाता है ना, जैसे शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर बढ़ जाए, उसके बाद शेयर के बारे में बता के क्या फायदा। जब कंपनी का शेयर बढ़ सकता है, अगर आप उस टाइम पे बताते हो तभी ना उसको इनकम होगा, है ना। जैसे एक बार बढ़ गया, अब आगे वो बढ़ पाएगा कि नहीं, ये एनालिसिस करना जरूरी है ना। या फिर जब वो कम है, जब वो सस्ता चल रहा है, तब आप उसको सस्ता में परचेस कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट में हमेशा आगे रहोगे और हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम लोग जो जानकार नहीं होता, जो नॉलेजेबल नहीं होते, इनसे क्या गलती हो जाता है बोलो तो, 2-3 प्रॉब्लम है। जैसे नॉलेज
हमेशा पेशेंस देता है। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, और मार्केट में नॉलेज इसलिए चाहिए बिकॉज आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पेशेंस लाना है, ठीक है, पेशेंस मतलब धैर्य का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फंड में अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर मैं आपको बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग फंड्स हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाता है सर टाटा डिजिटल। सर 29.89% 3 साल का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 33% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ 31, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 28.09, क्वांट टैक्स 35.86। ठीक है, 3 साल का रिटर्न दिखा रहा हूँ सर आपको। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाटा डिजिटल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, या फिर और भी जो कंपनीज का नाम आपको मैं यहाँ पर शो कर पा रहा हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सर बेस्ट परफॉर्मिंग डेब्ट फंड देखो। Yes, sir. ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग डेब्ट फंड मतलब ये बेसिकली डेब्ट या बॉन्ड में ही इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। 65 to 70% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है, बाकी इक्विटी वगैरह में जा सकता है। तो इसमें रिटर्न थोड़ा सा सिक्योर होता है कंपेरेटिवली इक्विटी से, बिकॉज इक्विटी कंपनी बेस्ड है और डेब्ट मनी मार्केट बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 8.5%, 9% के आसपास रिटर्न देखोगे सर, जो नॉर्मल बैंक के जो डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा है ना। ऐसे बैंक डिपॉजिट्स का रेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन 2-3% एक्स्ट्रा तो आपको डेब्ट फंड में मिल ही जाएगा। ये प्योर डेब्ट फंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेब्ट फंड, इक्विटी फंड का रिटर्न का एक हिसाब मैंने दिखाया। क्यों दिखाया सर? बिकॉज ये डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, या फिर अगर आप यहाँ पर और कैटेगरी वाइज देखना चाहोगे तो आप ऐसे बहुत सारे जगह से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे ईटी मनी इज देयर, मनी कंट्रोल इज देयर। ठीक है, फिर आप जीरोधा में, मोतीलाल ओसवाल में, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल भी बहुत ही फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट जेड फंड बोल के एक कंपनी है, वो सबको मिला जुला के दिखाते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो आपको एक साथ इस तरह का करते हैं। ऐसे मोतीलाल ओसवाल का नाम इसलिए सामने आ जाता है बिकॉज ये फंड मैनेजमेंट में इतना बढ़िया मतलब इंसान थे, अभी भी मतलब बेसिकली कंपनी को चलाते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल के बारे में जान सकते हो। ठीक है, ये देखो सर। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल इनका जो फ्रेंड थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद ये लोग मार्केट में अपने आप को बनाया था सर। ठीक है, तो अभी बहुत ही बड़ा ब्रोकिंग कंपनी है सर इनका। ठीक है, बहुत बार इनको अवार्ड भी मिला है और अच्छा दिमाग लगाते हैं। सो पॉइंट इज दैट काफ़ी सीनियर इंसान है सर। तो ये देखो सर, आप यहाँ पर जाके भी अलग अलग ऑफरिंग्स में जाके देख सकते हो, जैसे ये देखो। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। नाउ पॉइंट इज व्हाट सर? पॉइंट इज दैट कि ठीक है सब अपने अपने जगह में, लेकिन हम लोग अलग अलग फंड को भी देख के आए इतना दिन से। अब आज जो देखना है वो है म्यूचुअल फंड का रिटर्न को कैसे मेजर करेंगे सर। एज ए म्यूचुअल फंड एनालिस्ट कैसे मेजरमेंट करना चाहिए, दैट इज आवर मेन टॉपिक। सो व्हाट गोज अंडर हुड ऑफ ईच ऑफ दिस फंड्स, मतलब हर एक फंड में क्या चल रहा है। व्हाइल वी हैव नॉट कवर्ड द एंटायर गैमट ऑफ फंड्स, आई थिंक वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स, है ना। इतना दिन से हम लोग मैक्सिमम फंड जो है उसके बारे में बात कर चुका। ठीक है, हो सकता है इधर उधर कुछ रह जाए, आई डोंट नो। अगर रह जाएगा तो अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा दिखे ना जो जिस फंड के बारे में आपने कभी सुना नहीं, ठीक है, तो आप जरूर मुझे बोलिएगा। लेकिन मैंने मैक्सिमम जितना तरह का फंड का टेक्नोलॉजी हो सकता है, मैंने हर चीज कवर करने का कोशिश किया आप लोगों के सामने। अच्छा, तो प्रोबेबली आई मस्ट हैव डिस्कस द बैलेंस फंड एज वेल। अच्छा, बैलेंस भी हो गया है, बैलेंस के बारे में मैंने बात कर दी, वो मोती इसका पराग पारिक के बारे में बात किया था क्लास में मैंने। ठीक है, तो पराग पारिक में मैं बात कर चुका। तो एनीवे, अब हम लोग धीरे धीरे स्टेप क्लोजर टू अंडरस्टैंड हाउ वन कैन बिल्ड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। So before we get into building mutual fund portfolio, we must spend time to understand few mutual fund metrics. ठीक है, जैसे एक चीज बताऊं आपको, से फॉर एग्जांपल आप कल मोतीलाल में या आईसीआईसीआई डायरेक्ट में एंटर करते हो, ठीक है, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज में एंटर करते हो, उन लोगों का म्यूचुअल फंड ग्रुप भी होता है सर। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों का म्यूचुअल फंड ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बारे में बात किया मैंने। ठीक है, तो चाहे आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज में जाओ, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल में जाओ, ठीक है, या आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जाओ, सर आपके सामने कंपनी का बाजार लग जाएगा। ठीक है, बस नॉलेजेबल बनो।
ठीक है, और NISM क्रैक करो, ऐसे ही बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज दैट इन लोगों का जो म्यूचुअल फंड का एरिया है, ठीक है, तो आप जब म्यूचुअल फंड ग्रुप में जब जाओगे ना, तो आप लोगों को पता हो क्या करना है। आप लोग तो सर अभी फ्रेशर्स के हिसाब से मैक्सिमम ज्वाइन करेगा, तो जब आप लोग धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस बन जाओगे ना, तो आपको कंपनी म्यूचुअल फंड का जो टीम है, इन लोगों का भी म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, ये लोग एज ए ट्रस्ट भी काम करता है। तो ये लोग आपको बताएगा कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पार्ट लो, ठीक है, आपको क्या बोलेगा सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पार्ट लो, मतलब एज ए कंपनी, एज ए म्यूचुअल फंड बिल्डर आपको काम करना। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? सुमित, दीन, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ दादा। है ना? तो धीरे धीरे आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा और उस टीम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो एक टीम होता है, जैसे यहाँ से टीम बना के काम होता है, और टीम में उसी को लीडर बनाया जाता है जिसका नॉलेज ज्यादा हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, जिसको पता है मार्केट कैसे काम करता है। और देखो सर, पोजीशन जैसा बढ़ेगा, सैलरी भी वैसा ही इंक्रीज करता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर आप, जैसे आपको पता है सर, हार्डकोर एरिया जैसे CA, CS एंड CA में अगर आप इस जगह से भी गुजरते हो, तो फिर आपको कौन पकड़ के रखता है? कोई नहीं पकड़ के रख पाएगा, ठीक है। अगर मिनिमम NISM से अगर इतना कुछ हो सकता है, तो आप सोचो कि अगर आप साथ में CA, CA, CA में भी क्रैक कर लेते हो, आप कहाँ तक जा सकते हो। So we must spend time to understand few mutual fund metrics that can help us understand mutual funds better and the ways to differentiate good funds from the not so good funds. तो हमें धीरे धीरे क्या करना है कि कौन सा फंड अच्छा है और कौन सा फंड अच्छा नहीं है, इसको देखना है, ठीक है। तो फंड अच्छा नहीं है और अच्छा है कौन सा, ठीक है, रिटर्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट सिर्फ रिटर्न इज नॉट इनफ, है ना, लेकिन रिटर्न कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है, द मैट्रिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर ऑल मेंशन इन द म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स। जो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के फैक्ट शीट्स में होते हैं। फैक्ट शीट्स क्या होता है सर? आप लोगों को पता होगा, मैंने फैक्ट शीट्स पहले क्लासेस में बता के रखा है ना। और फैक्ट शीट समझाने के टाइम पे मैंने पराग पारिक का फैक्ट शीट उठाया था, बिकॉज इसमें मेरा था कुछ, तो मैंने सोचा कि इसी में से आपको बता देते हैं कि किस तरह से फैक्ट शीट्स काम करता है। तो फैक्ट शीट्स के अंदर आपको मैंने, जैसे पराग पारिक का 2022 में जो फंड चल रहा था, उसमें अलग अलग, जिसमें एक बहुत ही फेमस फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है, ये बहुत फेमस फंड रहा है और काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अब जब फैक्ट शीट्स की तरफ देखते हो, तो यहाँ पर आपको ना कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स देखने को नजर आएगा, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है ये सब। जैसे आपको दिख रहा है लोड स्ट्रक्चर में, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ठीक है। मैं आगे आगे समझाता हूँ, ऐसे पहले भी मैंने एंट्री एग्जिट समझा के रखा, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार समझा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो टर्नओवर, ठीक है, इस तरह का टेक्निकल मैटर्स आपको सामने आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेशन के ऊपर अलग अलग रिटर्न एनुअलाइज, निफ्टी 500 रिटर्न एनुअलाइज, ठीक है, इस तरह का चीजें भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क इंडिसेस आप देख सकते हैं, बेंचमार्क इंडिसेस तो कैसे काम करता है ये सब। हाँ, SIP इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, तो बेसिकली ये सब क्या है? दीज आर रिटर्न कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिटर्न कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से आप कोई भी फंड चेक करो, आपको हर एक फंड में, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, चाहे वो टैक्स सेवर्स हो, वट एवर, फंड का अलग अलग नाम होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और उसके अंदर का बात भी समझा चुका हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट जब फंड को एनालाइज किया जाता है, जब फंड को एनालाइज किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स होता है और उसके हिसाब से आपको फंड को समझना पड़ता है, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये रिटर्न कैलकुलेशन आपको बेसिकली वही सब चीज सिखाने का हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये देखो सर, आपको मैं रिटर्न कैलकुलेशन के लिए अभी आज क्या सिखाऊंगा वो भी बता देता हूँ, और आगे आगे क्या सीखना है वो भी बता देता हूँ। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर्स आएगा सामने, जहाँ पर बहुत वाइटल, मतलब फाइनलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बात होगा। फॉलोइंग मैट्रिक्स दैट आर यूजुअली पब्लिश्ड बाय AMC, AMC मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे मोतीलाल, जैसे HDFC, जैसे पराग पारिक, ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे, मैं हमेशा नाम इतना याद नहीं रख पाता, ठीक है, आप समझ जाते हो सर, ठीक है। तो पब्लिश्ड बाय द AMCs फॉर डिफरेंट स्कीम्स दैट दे रन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया सर, रिटर्न कैलकुलेट करो, जो मैं भी आज ही आपको ये तीनों चीज सिखाऊंगा। एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, CAGR कैसे कैलकुलेट करोगे, XIRR कैसे कैलकुलेट करोगे। XIRR थोड़ा सा हटके पॉइंट आ गया, ऐसे एब्सोल्यूट और CAGR तो मैं फाइनेंस क्लास में भी सिखाता हूँ। जो लोग हार्डकोर फाइनेंस का भी क्लास करते हो, स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, CS स्टूडेंट्स, CMA स्टूडेंट्स, जिनको मैं हार्डकोर फाइनेंस पे अलग से
करने के लिए बोलता हूँ या करना पड़ता है बिकॉज देयर इज अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन XIRR यहाँ पर थोड़ा आपको हटके टॉपिक मिलेगा। इसके अलावा रोलिंग रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, बेंचमार्किंग, एग्जिट लोड, पोर्टफोलियो टर्नओवर, स्टैंडर्ड डेविएशंस, बीटा, शार्प रेशियो, कैप्चर रेशियोज। क्या आपको दिखाई दिया सर? हाँ, अभी जो पॉइंट्स में अभी आपको फैक्ट सेट से दिखा रहा था, क्या वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है? हेलो हेलो, जो पॉइंट्स आपको मैं फैक्ट सेट में दिखा रहा था, क्या वही सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है? ये सुन लो। हाँ सर बोलो, कनेक्टेड हो या नहीं? यस सर। मौसमी ओके। है दादा। अब सर ये सब किस तरह से काम करता है, वही तो सीखना है। ठीक है, तो चलो सर फटाफट देखते हैं कि क्या सिखा पाते हैं आपको। Along the way I feel I have missed important metrics. No, okay, ठीक है। तो मेजरिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, तो चलो सर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को मेजर कर देते हैं। तो सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड with the way returns are measured across investment. Mutual fund investors often get confused with the way returns are measured across investment. Across investment में उनका रिटर्न को कैसे आ रहा है वो उनको समझ नहीं पाता। Most investors apply the standard return measurement technique across all types of investment. हर तरह के इन्वेस्टमेंट में वो सिमिलर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड रिटर्न कैलकुलेट करता है। डूइंग सो लीड्स टू रॉन्ग रिटर्न कैलकुलेशन। हाँ सर, रॉन्ग रिटर्न कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर ओरिजिनल रिटर्न कैलकुलेशन कैसे होगा? एंड देयरफॉर रॉन्ग एनालिसिस। अगर रिटर्न कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो एनालिसिस भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड रिटर्न मेजरमेंट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स व्हाइल एनालाइजिंग अ म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हो, रिटर्न कैलकुलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम द बेसिक रिटर्न मेजरमेंट। चलो सर कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये पेड़ लगाया, ठीक है, ये पेड़ लगाया। अब ये पेड़ कब रिटर्न, मतलब कितना पानी देने से या कितना सार देने से ये कितना जल्दी बड़ा होगा, समझ में आ रहा है सर? हाँ, रिटर्न कॉन्सेप्ट, कितना बारिश होने से, कितना पानी देने से, कितना सार वगैरह देने से ये पेड़ एक दिन पौधा बन जाएगा। ठीक है, ये पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट करते हो या आपका क्लाइंट जब इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें भी आपको पौधा को पेड़ बनाना पड़ेगा। एक टाइम पे वो एक चारा गाछ जैसा रहेगा, है ना, एक सिंपल प्लांट जैसा रहेगा, फिर एक दिन वो प्लांट से ट्री बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये 5 साल में देखो, 5 साल में ट्री बना है, यहाँ पर 3 साल में 30% का इम्प्रूवमेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड से। नॉर्मली इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हम लोग रिटर्न जो है ये हम लोग इक्विटी में देखते हैं, बट आप यहाँ पर देख सकते हो 25%, 30%, 33% रिटर्न भी संभव है। ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा ये कैसे संभव है। ठीक है, तो वही बात है सर। और अपने क्लाइंट को अगर आप बेस्ट फायदा दे पाते हो एज ए फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए पर्सनल एडवाइजर्स, ठीक है, आपको भी अच्छा फायदा होगा, क्लाइंट भी आप पे भरोसा करेगा और आप भी अपना करियर को इम्प्रूव कर पाओगे। तो फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन आई विल अज्यूम दैट यू आर फैमिलियर विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना सर? आजकल आप लोग SIP के बारे में बहुत सुनते हो। I guess the AMC and the regulators have managed to do a phenomenal job, है ना सर? बेसिकली सेबी आज के डेट में ये जो कॉन्सेप्ट लाया, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, ठीक है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट सेबी ने डेवलप किया, ये बेसिकली एक गेम चेंजिंग हो गया, है ना सर? गेम चेंजिंग हो गया। पहले म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ जो बड़े पैसा वाला होते थे जो बेसिकली पोर्टफोलियो बना के डायरेक्ट पोर्टफोलियो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब कॉन्सेप्ट चलता था। ये SIP कॉन्सेप्ट लामसम कॉन्सेप्ट में होता था सर। SIP चीज बहुत ज्यादा नहीं दिखता था। धीरे धीरे SIP कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बड़ा आकार ले लिया। सो आई गेस द AMC एंड द रेगुलेटर्स मतलब हमेशा किसका नाम आएगा सर? सेबी, हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो लोग CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई करते हो या CMA फाइनल या CS फाइनल में पढ़ाई करता है, ठीक है, CMA फाइनल एंड CS एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फाइनल, इन दोनों जगह में सेबी के ऊपर बहुत डिटेल्स में रेगुलेशंस पढ़ना पड़ता है। आई थिंक रोशनी को पता होगा। हाँ रोशनी, तो आजकल पढ़ रहा है ना ये सिक्योरिटी लॉ सेबी का, है। है ना? तो सेबी किस तरह से काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग, इवन आप लोगों को जो NISM के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। मैं सुमित को उस दिन दिखा रहा था, सुमित आजकल इक्विटी के लिए पढ़ाई कर रहा है। सुमित है और भी कुछ लोग हैं सर जो इक्विटी डेरिवेटिव का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो मैं उस दिन दिखा रहा था। इवन NISM एग्जाम में भी, ठीक है, ये सब NISM है सर, इक्विटी डेरिवेटिव, इसके अंदर भी देखो
इक्विटी डेरिवेटिव क्या है? बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और अब मजा देखो सर, ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सिलेबस है, ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सिलेबस के अंदर आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ना पड़ता है। देख ले मौसम, ये रोशनी, ये देख, ये लॉ पढ़ा ना हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में और सीएसए फाइनल के केस में। हाँ, सिक्योरिटी एक्ट 1956, বলছিল তো সেদিন যে এগুলো কোম্পানি সেক্রেটারিতে থাকে। ठीक है। सीएस सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सेबी एक्ट 1992, है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आजकल सिक्योरिटी लॉ का क्लास में। কি রশনি, তাই তো মনে পড়ছে তো? হ্যাঁ দাদা। हाँ, तो बेसिकली मेरा और कुछ इरादा नहीं है। मेरा इरादा बस एक है कि आप लोग जिस तरह का पढ़ाई कर रहे हो ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी पॉइंट में एप्लीकेबल है। मतलब शेयर मार्केट में जाओगे वहाँ एप्लीकेबल, आप सी ए में बनोगे वहाँ एप्लीकेबल। मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली आप एक कॉमन पॉइंट में ही आप लोग चल रहे हो। बस देखना ही है कि आप अपने कॉमन पॉइंट को एक ऑब्जेक्टिव दे पाते हो कि नहीं दे पाते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इसको एक ऑब्जेक्टिव में बदल सकते हो तो सर मेरे से ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा, और आप खुद से ज्यादा, आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी और कोई नहीं होगा, ठीक है। करियर बिल्डअप करो सर, सही रास्ते पे हो, बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी चलो देखते धीरे धीरे कि ये एसआईपी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और एसआईपी छोड़ के जो लमसम कॉन्सेप्ट होता था वो भी कैसे काम करता है। सो SIP to every taxpayers in the, मतलब phenomenal job conveying concept of SIP to accept every taxpayers। मतलब क्या है ना, गवर्नमेंट ने SIP कॉन्सेप्ट को यूज करके जिस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, लोगों को जिस तरह का सुविधा दिया। से फॉर एग्जांपल अगर आपको जस्ट मैं एक बार दिखा रहा हूँ, देखते हैं क्या सामने आता है। हाँ देखो, ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। इसमें अगर हम नजर डालें तो ये देखो, मंथली SIP भी हो सकता है और लमसम भी हो सकता है ना। ये देखो सर, मिनिमम SIP अमाउंट इज 150, लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी बाकी डिपेंड करता है आपका फंड में क्या जरूरत है उसके हिसाब से, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड दिस SIP रन अंटिल आई स्टॉप, आप 10 ईयर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हर जगह में, जीरोधा में भी है, मोतीलाल में भी है, ईटी मनी जैसे ऐप में भी है, मनी कंट्रोल में भी है, ठीक है। तो आप लमसम में भी डालो, ठीक है, और आप SIP में भी डालो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर लमसम डालोगे तो मिनिमम लमसम कितना बता रहा है सर? 5000 रुपीज। दिखाई दे रहा है ना? अरे হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ठीक है सर। দাদা। तो बेसिकली आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे, लेकिन आप जब SIP करते हो और जब आप लमसम करते हो, दोनों केस में रिटर्न कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम टू डिस्कस व्हाट SIP। अब SIP क्या है इसमें बात करके कोई फायदा नहीं है ना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक मंथली EMI की तरह, ठीक है। मंथली EMI की तरह हर मंथ आपका अकाउंट से पैसा क्या जाएगा, कटता जाएगा। मैंडेट होता है ना सर, ये सब मैंडेट कर दिया जाता है। मैंडेट समझते हैं आप लोग? मैंडेट क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट के হ্যাঁ साथ लिंक, हाँ आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक रहेगा ही ना सुमित। হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি টাইমে পেমেন্ট হয়ে যাবে, ব্যাংক থেকে हाँ, কেটে নেবে। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई बोलेगा सर मैं नहीं दूंगा, तो फिर बेसिकली क्योंकि वो मैंडेट आपने साइन किया ना, तो उसमें पेनल्टी चार्ज हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो सर, ये सब कमिटमेंट का बात है, ऐसा नहीं कि आज देना है कल नहीं देना है। इसमें आपका भी लॉस है, कंपनी का भी लॉस है। अगर आप डिफॉल्ट कर दो, जैसे LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफॉल्ट करने से आपका ही लॉस है ना। डिफॉल्ट करोगे, 2 बार 3 बार नोटिस देगा, फिर उसके बाद आपका फंड ही, LIC का जो आपका चल रहा था वो भी बेकार हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। এগুলোতে সিভিল স্কোর ডাউন হয়ে যায় না? हाँ, हर चीज में अगर आप देखो भाई, आपका ऑब्लिगेशन अगर आप फेलियर करते हो, ठीक है, तो आपका सिबिल में तो इफेक्ट करेगा ही। लोन में करोगे तो बहुत जोर का होगा, ठीक है। लोन में बहुत जोर का सिबिल डाउन होता है। এ তো বিশাল জমি হয়ে। ठीक है, लोन में अगर एक डिफॉल्ट में आपका पॉइंट झटक से, मतलब 50 पॉइंट गिर जाता है, 750 से 700 में आ जाओगे एक डिफॉल्ट में, ठीक है। लेकिन ये प्रीमियम वगैरह भी आपका ऑब्लिगेशन है, भले ही आपका लोन नहीं है, तो फिर भी ऑब्लिगेशन फेलियर करना मतलब आपका सिबिल में इफेक्ट आ जाता है सर। बिकॉज आपने वादा किया तो फिर निभाओ। ठीक है। तो कोशिश करना कभी भी अपना फाइनेंशियल जो क्रेडिट पॉइंट है उसको प्रॉब्लम में मत डालना, क्योंकि प्रॉब्लम में डालने से आपको ही जरूरत में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा आगे देखो सर, तो SIP में ज्यादा और बात नहीं कर रहे,
For the sake of completeness of the discussion, let me highlight two popular investment technique. एक हो गया lump sum investment. In a lump sum investment, an investor decide to invest a random amount based on a cash available. वो एक रैंडम अमाउंट डालता रहता है एट वन टाइम. एग्जाम्पल, आई गेट ईयरली बोनस 1 लाख. से फॉर एग्जाम्पल आपको या मुझे 1 लाख बोनस मिलता है ईयरली. ठीक है, तो जो भी मुझे बोनस मिलता है उस 1 लाख का ईयरली बोनस में से मैं डिसाइड करता हूँ कि 75,000 मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का. दूसरा एक कौन से कॉन्सेप्ट हो सकता है? Say for example, SIP investment requires you to invest in a fixed amount of money on a fixed monthly date in a designated fund. ठीक है, designated मतलब जिस तरह का फंड आपने देखा. The investment can be weekly, fortnightly, monthly, quarterly, or even once in 6 months. For example, my very first SIP was to invest 20,500 on 5th of every month. Normally किसी का भी ऐसा ही होता है. ठीक है कि SIP वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ का 5 तारीख के अंदर वो 2,500 का कर रहा है. तो एक कंपनी का नाम है सुंदरम मिड कैप फंड एग्जांपल के तौर पे. तो देयर इज नो एंड डेट टू दिस एंड कैन गो फॉर सो लॉन्ग एज पॉसिबल. तो इसका कोई एंड डेट नहीं था. आप जितना दिन तक रहोगे कंपनी आपको रिटर्न देता जाएगा. लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि आपका वो एक एंड डेट रहेगा. नॉर्मली ओपन एंडेड होता है ना, तो एक सर्टेन टाइम तक आपका चलता जाता है. अब क्लोज भी हो सकता है कि इतना दिन चलूंगा उसके बाद क्लोज कर लूंगा. अब आगे आगे मैं आपको बताता हूँ होता क्या. द वे वन मेजर्स द रिटर्न फॉर दीज टू इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफरेंट. ये जो दो इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझाया, एक आपको मैंने लमसम बताया. ठीक है, जिसमें आप 1 लाख बोनस लेते हो तो 75,000 म्यूचुअल फंड में देते हो, है ना. आउट ऑफ 1 लाख आप 75 के म्यूचुअल फंड में डालते हो. और एक आप मंथली या क्वार्टरली SIP करते हो, उसमें आप 2,500 हो या फिर 1,000 हो या 500 हो, आप SIP के तौर पे मंथली, वीकली, 6 मंथ्स में एक बार आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो. लेकिन इसका जो रिटर्न कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है ना, लमसम का और SIP का दोनों अलग है. मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, टेक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू. मैक्सिमम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लेता है और एंडिंग वैल्यू लेता है ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फिगर आउट व्हाट इज द रिटर्न, है ना. नॉर्मली मैंने इतना डाला था, मेरा इतना आया तो मैंने इतना रिटर्न कमाया, है ना. से फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 करके डाला और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,500, तो 1000 से 1,500 हुआ तो मेरा रिटर्न कितना है. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. 1000 का चीज 1,500 हुआ, मेरा रिटर्न कितना है. लेकिन सर दिस इज ऑलवेज नॉट मतलब अप्रोप्रिएट. ठीक है, ऑलवेज नॉट अप्रोप्रिएट. कभी कभी अप्रोप्रिएट जरूर होगा, लेकिन कब अप्रोप्रिएट होगा और कब अप्रोप्रिएट नहीं होगा ये आपको समझना पड़ेगा. ये जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट एंड फिगर आउट व्हाट इज द रिटर्न इज, व्हाइल दिस वन वे टू मेजरिंग रिटर्न. ये एक तरफा रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका है. रिटर्न कैलकुलेट करने का और भी तरीका होता है, और जो और भी मतलब फंडामेंटल अप्रोचेस होते हैं. दिस नॉट ओनली वन वे. ठीक है, एक ही रास्ता नहीं है रिटर्न कैलकुलेट करने का. व्हाइल मेजरिंग रिटर्न यू नीड टू फैक्टर टाइम इनटू कंसिडरेशन. आपको समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब सिंपल बात है, 1000 का इन्वेस्टमेंट में अगर 1,500 का या 2,500 का आपका फंड आज के डेट में बना है, या 1000 इन्वेस्टमेंट करके 2,500 बना, तो कितना दिन में बना. हाँ सर, कॉमन सेंस ऐसा बोलता है 500 टका मैंने 1000 लगाया था, 500 मेरा 1,500 आया. ठीक है, 1000 लगा के मेरा 1,500 प्रॉफिट आया तो मैंने इतना कमाया. ठीक है, 1,500 बाई 1000 करके वो बोलेगा कि मेरा 1500% का रिटर्न हुआ. आमतौर पे लोग ऐसे ही बात करते हैं ना सर. हेलो, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है. 1000 लगा के 2,500 हो गया, बहुत अच्छा हुआ. 1000 लगा के 2,500 हुआ, इट्स रियली गुड एंड रियली आउटस्टैंडिंग. लेकिन पॉइंट इज दैट मैक्सिमम केस में हम बस यही देखते हैं, टाइम को भूल जाते हैं कि कितना दिन में हुआ. यस और नो. प्लीज टेल मी सर, क्या ऐसा होता है. हाँ, रोशनी, मौसमी, बोलो सर. नींद. हम लोग टाइम भूल जाते हैं बहुत केस में. हम लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं कि मैंने इतना लगाया मेरा इतना हुआ, लेकिन कितना दिन में हुआ ये भी तो एक फैक्टर होना चाहिए. है इसलिए आप दादा. लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आप लोग बहुत पढ़े हो सर, है ना. टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने के बाद आपको ये बताने का और जरूरत नहीं है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, if I tell you that I made an 80% return on a certain investment, what your first reaction be? 80% रिटर्न मतलब अमेजिंग रिटर्न, है ना, अमेजिंग रिटर्न. ठीक है, आई गेस यू वुड से इट्स अमेजिंग ऑब्वियसली, है ना. 80% रिटर्न कुछ कम होता है क्या. अच्छा, आजकल मेरे पोर्टफोलियो में एक है सर 200% रिटर्न दे रहा है.
हाँ सीरियसली वो अदानी विल्मर, ठीक है। तो अदानी विल्मर इतना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है कि क्या बताऊं सर। अब मैं उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, रखने के लिए खरीदा, अब रहने दो उसको, ठीक है। तो अब कुछ कभी कभी ऐसे होता है, मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टमेंट है 20%, 25%, 30%, किसी किसी का 40%। हाँ इन्फोसिस का एक अच्छा रिटर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना दिन में खरीदा, कितना रिटर्न हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है सर। सो इफ आई टेल यू दैट आई मेड एन 80% रिटर्न ऑन ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट, what would your first reaction be? I guess you would say it's amazing. Now what if I said I made 80% over 15 years? अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 80% रिटर्न कमाया 15 साल में, डज इट लुक अट्रैक्टिव? हाँ रोशनी, 80% 15 ईयर्स में, क्या ये अट्रैक्टिव सुनाई दिया आपको? ना। नो, ऑब्वियसली नो, ठीक है। तो टाइम इज अ बिग फैक्टर। तो टाइम adds a very important dimension while we measure the return. Hence it is always important to consider time. That is why you all know sir, hardcore finance, time value of money. वहाँ पर आपको मैं कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, हाँ, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, हर चीज़ के बारे में आपको पता चलता है। तो बढ़िया है सर। नाउ अभी चलो सर इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या क्या देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ध्यान से सुनिए बात, लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल जो नोट्स में चल रहा था, 1 लाख का आपका बोनस था, उसमें से 75,000 आप लमसम में एनुअली डालते हो। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हो, 1 साल से कम, 1 ईयर से कम आपका इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, तो फिर आपके लिए रिटर्न कैलकुलेशन एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब क्या है एब्सोल्यूट, मैं आपको अभी बताता हूँ सर। अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको CAGR कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक मंथली 1000, 2500, ठीक है, 6 मंथ्स में एक बार, फोर्टनाइटली मतलब 14 डेज में एक बार, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, अगर आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। सर अगर आप SIP करते हो और 1 साल से ज्यादा आपका ड्यूरेशन है तो आपको XIRR करना चाहिए। क्या करना चाहिए? XIRR। सर ये क्या है? हाँ डोंट वरी सर, बताते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल नोट भी मैंने रेडी किया आपको बताने के लिए। ये जीआर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। व्हाट इज XIRR इन म्यूचुअल फंड्स, इसका मीनिंग, इसका इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट। सर बेसिकली एक्सेल सीट में होता है। कहाँ होता है? एक्सेल सीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना सर। हेलो, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज तो किए होंगे या करते होंगे सब, या किसी भी एक्सेल सीट, मतलब गूगल एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, वहां पर होता है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड एक कॉन्सेप्ट है और वहां पर फॉर्मूला डाल के आप ये एक्सटेंडेड जो रिटर्न कैलकुलेशन है ये आप समझ सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली नथिंग, XIRR इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड यूजिंग CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है XIRR, ठीक है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर समझाओ, सर समझाते हैं, रुको अभी आएंगे, अभी आपको मैं XIRR समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे लगता है एक बार बाकी रिटर्न को फटाफट एक बार बता देना चाहिए। क्या बोलते हो सर? हाँ हेलो, एक बार एब्सोल्यूट CAGR समझ लेते हैं तो फिर XIRR भी समझ जाएंगे। So the table above helps us understand the different types of investment and respective type of return we should calculate. क्या क्या रिटर्न हमें कैलकुलेट करना चाहिए ये हमें बताते हैं। For example, we should calculate the absolute return for a lump sum investment. Yes, अगर आप lump sum मतलब say for example आप annually 75,000 इन्वेस्ट करते हो और आपको annually 90,000 अर्न होता है, रिटर्न आता है, ठीक है। तो 75,000 डाल के 90,000 होता है, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है आप कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन आप तभी एब्सोल्यूट करना जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम का हो। अगर 1 साल से ज्यादा का है तो एब्सोल्यूट रिटर्न में आप गलत मतलब एनालिसिस हो जाएगा सर। We should look at XIRR return for a SIP which is older than a year. हमें XIRR तब यूज करना चाहिए जब SIP है लेकिन वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए है, ठीक है।
तो व्हेन देयर इज अ मोर देन 1 ईयर कॉन्सेप्ट वी कैन यूज XIRR इन केस ऑफ SIP, ठीक है। जब CAGR का बात हो, 1 साल से ज्यादा हो, तो हमें लमसम का बात हो तो CAGR करना चाहिए। लमसम अगर 1 साल से कम है तो एब्सोल्यूट करना चाहिए। SIP भी अगर 1 साल से कम हो तो एब्सोल्यूट करना चाहिए। तो एक बात तो कॉमन है सर, है ना, वन थिंग इज कॉमन हियर, दैट इज अगर आप 1 ईयर से कम का कैलकुलेशन करते हो तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न से कर सकते हो, चाहे वो SIP हो चाहे वो लमसम। हेलो सर, क्या ये बात समझ में आ गया सर? SIP एंड लमसम 1 ईयर कम हो तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज कॉमन पॉइंट। लेकिन अगर लमसम है, लमसम है, SIP भी है या फिर लमसम है, अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो आपको इन दैट केस CAGR कॉमन। और CAGR का मॉडिफाइड वर्जन है XIRR, ये थोड़ा हटके हो जाता, ठीक है। CAGR का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कंप्यूटराइज्ड एक्सेल सीट का वर्जन है, वहां पर ये XIRR के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो कितना फर्क है CAGR के साथ XIRR का दिखाता है सर, रुको, जस्ट वेट एंड वॉच, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो सर थोड़ा पहले एब्सोल्यूट रिटर्न देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर सबसे आसान तरीका है, absolute return matters only in the investment is less than a year. It could be a lump sum or a SIP, but as long as the investment is less than a year, use absolute return. ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ सर, अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम हो तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न यूज करें, अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो तो एब्सोल्यूट से आपको गलत जवाब मिलेगा। द कैलकुलेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ही सिंपल है। सी फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 2020 को मैंने इन्वेस्ट किया 25,000 इन ए म्यूचुअल फंड। ऑन जुलाई 7, जनवरी 1 से जुलाई 7 द वैल्यू ऑफ दिस फंड इज 30,000। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 25,000 और मेरा जुलाई 7 में मेरा फंड का वैल्यू हुआ 30,000। तो व्हाट इज द रिटर्न जनरेटेड? सर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका, आपने देखो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 5,000 कमाया, तो 5,000 बाई 30,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? सॉरी 5,000 बाई 25,000 इंटू 100, बोलो सर। सर 5,000 क्यों? बिकॉज आपने 25 डाल के 30,000 कमाया ना, तो कितना डिफरेंस हुआ आपका? 5,000 का प्रॉफिट है। 5,000 प्रॉफिट कितना इन्वेस्ट करके हुआ था? सर 25,000 इन्वेस्ट करके हुआ है। तो 5,000 25,000 की जितना परसेंटेज होता है वो आपका क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। हेलो, अरे बोलो सर, हाँ या ना, बहुत सिंपल है ना। क्या रे सुमित, नील, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दादा। हाँ। है ना? या फिर आप यस ऐसा भी सर। कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका एंडिंग वैल्यू कितना है? 30 है ना, सो 30,000 डिवाइडेड बाई बिगिनिंग वैल्यू कितना है? 25,000। जो भी आएगा इसको -1 कर देना, तो 30,000 बाई 25,000 करो, 30,000 बाई 25,000 करो, कितना आता है देखो। 1.2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है, इसमें से प्रिंसिपल को हटाओ। 0.2 इंटू 100 मतलब 20%। 1.2 से -1 क्यों किया? बिकॉज ये प्रिंसिपल है ना, आपको इंटरेस्ट से मतलब है ना। इसमें तो 1.2 के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसमें दोनों है। इसमें से प्रिंसिपल को हटाओ, एक को हटाओ, एक प्रिंसिपल को डिनोट करता है। सो 1.2 - 1 इक्वल्स टू 0.2, तो 0.2 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखो सर फॉर्मूला भूल जाओगे लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बार बार बोलता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट, आप फॉर्मूला भूल सकते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला मे बी यू फॉरगेट, भूल जाओगे, शायद भूल जाओगे, शायद याद रह जाए। अगर आपके दिमाग में अच्छा दम है तो शायद याद रख ले, अगर आपके मेमोरी पावर में GB MB या TB अच्छा है, TB समझते हो ना, टेट्राबाइट, सॉरी नहीं टेराबाइट, ठीक है, GB मतलब गीगाबाइट, ठीक है। तो जितना GB का मेमोरी है, जितना TB का मेमोरी है, शायद आप उसको स्टोर कर लिए। लेकिन क्वेश्चन इज दैट अगर आप बाई चांस स्टोर नहीं कर पाए तो फिर तब आपका कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा सर, ठीक है, कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। उसमें मेमोरी का स्टोरेज पावर में रैम उसको ज़्यादा अच्छा एक्सेस कर सकता,
ये रैम रोम का कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमारे ब्रेन से ही बनाया गया। सर क्या जो बोलते हो, अरे हाँ मजाक नहीं कर रहे। एवरीथिंग इज फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। जो कुछ भी बनता है कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुरातन है सर। सब कुछ इस दुनिया में है, उसको बस डिस्कवर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आइजैक न्यूटन, ये बार बार बोलता हूँ मैं, आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स बताने से पहले, न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स बताने से पहले क्या दुनिया में ग्रेविटेशन फोर्स था? प्लीज टेल मी सर। अरे भाई न्यूटन साहब के सर पे एप्पल गिरा तो क्या उससे पहले एप्पल ऊपर जाता था? अरे जल्दी बोलो। ना। तो हाँ। फिर तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले भी था। जब से न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया तब भी ग्रेविटेशन फोर्स रहा। और जब अगर बाई चांस न्यूटन चले गए, हम लोग भी मानो हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हो सकता है ना? हो सकता है कि कोई ऐसा कंट्री चालू हो जाए जो न्यूटन को अपना शत्रु मानता है और वो न्यूटन के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, तो हम लोग शायद ग्रेविटेशनल फोर्स का नॉलेज भूल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स था ही नहीं? हाँ, वो तो रहेगा ना, जो है वो है। हमें बस डिस्कवर करना होता है। हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ये सब इन्वेंशन है। हाँ ऑब्वियसली इन्वेंशन है, दिस इज जस्ट अ डिस्कवरी। हम सिर्फ उसको ढूंढ के निकालते हैं। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में नॉलेज अपने जगह में कांस्टेंट है सर। अपने जगह में वो जो है वो है। अब ये बात के लिए मैं, आप मुझे जितना तर्क देने बोलोगे मैं उतना तर्क आपको दे सकता हूँ। आप मुझे चैलेंज करोगे मैं आपको हर चीज प्रूव करके दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह का कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बैठा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सर दुनिया में कोई भी चीज नया नहीं है, एवरीथिंग एग्जिस्टिंग है। उस एग्जिस्टिंग चीज को डिस्कवर करना होता है, नथिंग मोर देन दैट। इसलिए सोचिएगा। हाँ सर आप कहाँ से बोल रहे हो? सर मेरा इतना ज्ञान नहीं है। ये अगर आप कभी विवेकानंद जी को पढ़ते हो, शंकराचार्य को पढ़ते हो, वेदांत, ठीक है, वेदांत मतलब वेद, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप वेदा पढ़ो, अगर वेदा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वेदांत पढ़ो। वेदांत जो है वो वेद का समरी है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा दुनिया कैसे चलता है। ठीक है, मतलब इसका और एक बड़ा प्रमाण देखो ना, आज नासा हुआ है, ठीक है, आज नासा प्रूव करता है कि यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस कितना है। हाँ सर, आप लोग नासा को फॉलो करते होंगे, है ना? मैं भी करता हूँ। हमारे पे, हाँ লেখা बोलो। আছে हाँ बोलो। হনুমান হনুমান চল্লিশাতে একটা শ্লোকের মধ্যেই স্ট্যান্ডার মধ্যেই লেখা রয়েছে যে মানে কত দূরে সূর্য রয়েছে। তো यस নাসা কি বলছে? एग्जैक्टली, युग सहस्त्र योजन पर भानु। ये देखो सर, मैं यहाँ पर इसको एक दिन सर्च कर रहा था, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, गूगल भी करके रखा है। एक्चुअली नासा किया है, नासा हमारे भारत का हर एक चीजों को लेके रिसर्च करता है। क्यों? बिकॉज जो कुछ भी नासा करता है वो सब चीज पहले भारत ने डिस्कवर करके रखा है। मजाक नहीं कर रहे हैं, प्रमाण के सिर्फ बात कर रहे हैं। आपको भी पता है, अगर आप कभी भी हनुमान चालीसा सुनते हो, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी एक पोएट्री के लाइन पे बता रहे हैं सर, युग सहस्त्र योजन पर भानो लील होता है मधुर फल जानो। ठीक है, ये बेसिकली आम इंसान को समझाने के लिए ये कविता का इस्तेमाल होता था, बट साइंस हर एक पॉइंट में हुआ करता था। ठीक है, इसका एक लाइन यही है सर। ठीक है, 96,000 माइल्स इंटू 1.6 किलोमीटर, जिसका वैल्यू होता है 15 लाख करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप नॉर्मल गूगल करोगे, ये एज पर आवर वेद, ठीक है, एज पर आवर वेदा, अब इसको अगर आप आज के डेट में कन्वर्ट करके देखोगे तो 15 लाख 40 किलोमीटर में बोला आपको। अब सन टू अर्थ टू सन डिस्टेंस, अब यहाँ पर लिखते हैं एज पर नासा, कितना है सर? सेम ना? थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस है। सेम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अरे यस और नो? है दादा। है ना?
तो फिर आप मुझे बताओ, आज से 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले, या तुलसीदास तो इसको 700-800 साल पहले लिखा था, ठीक है, उससे भी पहले वेद में था, तभी तुलसीदास जी उसको वहां से लिखा था। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने बनाया, तुलसीदास तो बस रामचरितमानस को लिखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पहले से ही है। यहाँ से हम लोग क्या स्पेस जान लेके सूरज गए थे, आपको लगता है? सर नहीं, नासा क्या करता है, यहाँ से स्पेस जान भेजता है, तब जाके उसको किलोमीटर का पता चलता है। भारत का नॉलेज यहाँ बैठे बैठे है। हमारे ऋषियों का जो ज्ञान था वो यहीं पर बैठे बैठे पूरा जगत को समझ सकता था। मजाक नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ के साथ बात की आपको। सो पॉइंट इज दैट कि अपने देश पे गर्व तो आपको होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत के कल्चर पे आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, एवरीथिंग जो मैं आपको अभी बोला कि कोई भी चीज नया नहीं है, वो हर चीज जो आज दुनिया बना रहा है, ये हर चीज पहले से ही दुनिया में है और यही हमेशा रहेगा। हम बस इसको डिस्कवर करते, ठीक है। तो जितना सिंपल समझोगे उतना ही सिंपल है, नया कुछ नहीं है। अब बाकी छोड़ो, आप बोलोगे सर अब तो डिबेट लड़ना पड़ेगा। हाँ सर, आप डिबेट लड़ सकते हो, बट हम आपको आगे बढ़ के लेके चलते हैं। अच्छा, तो बात क्या है सर? तो फिर आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटके बात कर लिया। तो ये 20% रिटर्न का बात एब्सोल्यूट रिटर्न से आपको कैलकुलेट हो गया था, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा आगे बढ़ो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर 25,000 इन्वेस्ट करके आपने कितना कमाया? 25,000 इन्वेस्ट करके आपने कितना कमाया? 30,000, ठीक है। अच्छा, लेट्स मेक अनदर केस। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट, मतलब ये आपको ऐसा नहीं लगता कि जब मैं इस तरह का मतलब वेदांत से या फिर नासा का जब एग्जाम्पल आपको सामने दिया, तो उसके सामने ये सब कैलकुलेशन कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं है। हाँ, क्या है? कुछ नहीं है। लेट्स टेक अनदर केस। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 एवरी मंथ इन अ म्यूचुअल फंड। आफ्टर 6 मंथ्स टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है उनका? हेलो, अगर 5,000 हर मंथ इन्वेस्ट करोगा तो फिर 6 मंथ लेटर कितना हो जाएगा? हाँ सर बोलो। सर एवरी मंथ 5,000, तो 6 मंथ में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मतलब बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया 5,000 इंटू 6 करके 30,000, है ना। नाउ करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको बता के रखा है 35,000, ठीक है। ये SIP चल रहा है सर, ठीक है। तो 30,000 आपने ओवरऑल दिया और 35,000 आज का वैल्यू है। अब इसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, चलो देखते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो सकता है। सर नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? 6, मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है? 5,000, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 30,000, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है जो NAV, ठीक है, वो है आपका 35,000, मतलब बेसिकली जो फंड का टोटल वैल्यू आज दिख रहा है। तो उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, 35,000 आज का वैल्यू मतलब एंडिंग वैल्यू, बिगिनिंग कितना है? 30,000, -1 कर दो। -1 किस लिए? वो प्रिंसिपल को हटाने के लिए। तो 35/30 -1 कितना हो जाएगा? सर 0.1666666667, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 1.7। हेलो, मतलब 17%। यस और नो? क्या रे, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग कनेक्टेड हो? आप लोग का आवाज प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हेलो, 17% समझ में? ओके सर, 17%, 17% समझ में आ गया आपको। तो फॉर SIP लेस देन 1 ईयर वी कैन इंडीड कैलकुलेट XIRR। जब SIP 1 साल से कम है, हम इजीली XIRR कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस द मोस्ट इन्वेस्टर विल नॉट कॉम्प्रीहेंड दिस नंबर वेल एज नॉन इंट्यूटिव। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। Let us revisit the SIP for less than 1 year a little later to understand why this may not be best choice. For now, all you need to know is that if investment is less than a year, then you have to use absolute return. अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम है तो आप इसको एब्सोल्यूट रिटर्न में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा है
तो एब्सोल्यूट रिटर्न काम नहीं करेगा। समझाता हूँ सर, बट उससे पहले CAGR देख लेते हैं। सर CAGR वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मतलब रिटर्न कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है। CAGR कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। रिटर्न कैलकुलेशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेलिब्रेटेड मॉडल है CAGR, कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आप लोगों को मैं फाइनेंस के क्लास में भी सिखा के रखा, फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी सिखाता हूँ, हर जगह में CAGR इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेलिब्रेटेड है। तो CAGR और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मेजर्स द रेट एट व्हिच इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग। किस रेट में आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है ये इसको बताते हैं। लेट अस टेक अ क्विक एग्जांपल। इन्वेस्ट 25,000 ऑन 1 जुलाई 2017। इन्वेस्ट करो 25,000 इन 1 जुलाई 2017 in a certain mutual fund. 3 years later the investment has grown 40,000. 3 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया? 40,000 में। So what is the return on this investment? सर सिंपल बात है, आपने 25,000 डाला, 3 साल में 40,000 हुआ। इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो सही जवाब होगा क्या? बिकॉज एब्सोल्यूट मतलब 1 साल के अंदर, लेकिन ये तो 3 साल के लिए है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न आपको सही जवाब दे पाएगा? हेलो, बिकॉज इसमें 3 साल का रिटर्न छुपा हुआ है। प्लीज टेल मी सर, दिस इज नॉट गुड। अगर आप यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करोगे इस तरह की जगह में जहाँ पर टाइम इन्वॉल्व होगा, आपको यहाँ पर CAGR कैलकुलेट करना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर मोर देन ईयर 1 ईयर है। सो you should identify this as a lump sum investment. Since the period is more than 1 year, we need to use the CAGR to calculate the return. फॉर्मूला क्या है इसका? सिमिलर फॉर्मूला है बट थोड़ा अलग है। एब्सोल्यूट रिटर्न जैसा ही फॉर्मूला है। आपको एंडिंग वैल्यू कितना मिला? आपका बिगिनिंग वैल्यू से उसको डिवाइड करो, इसको टू दी पावर 1/n करना, मतलब n जो है नंबर ऑफ ईयर, और उसको बाद में -1 से माइनस कर देना, प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देना, ठीक है। ये CAGR का फॉर्मूला होता है। एंडिंग वैल्यू मतलब आपका लेटेस्ट जो वैल्यू हुआ है, जैसे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चले 40,000 आपका अभी का वैल्यू है, आपने इन्वेस्ट डाला था 25,000 3 साल पहले डाला था। अगर आप इसको टू दी पावर 1/n करना चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है, और जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाई उसको -1 कर देना है। क्या आपको समझ में आ गया सर? हेलो, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? ये CAGR का फॉर्मूला है, बिकॉज इसमें आपका नंबर ऑफ ईयर इन्वॉल्व है। प्लीज टेल मी सर। बाकी यार मैं इस पर डर्टी पावर सिखाने का जरूरत है क्या? 1/3 कैसे कैलकुलेट होगा? कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता है, बाकी देखो साइंटिफिक में तो आप इजीली कर सकते हो। डर्टी पावर का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। जिनको डर्टी पावर का नॉलेज है वो डर्टी पावर को, मैं पहले भी म्यूचुअल फंड क्लास में स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने डर्टी पावर सिखा के रखा। हेलो, म्यूचुअल फंड का मोस्ट प्रोबेबली पहला तो 3-4 क्लास के अंदर अगर आप नजर डालोगे तो मैं डर्टी पावर सिखा के रखा। अरे ये सर नो, हेलो, है सर। है ना। तो 1/3 जिस तरह, मतलब अगर देखो, अगर रूट का वैल्यू आ जाए ना, जैसे हाफ, रूट का वैल्यू हाफ होता है ना 1/2, तो रूट का वैल्यू को तो आप इजीली हाफ इंटू हाफ करके, मतलब अगर टू दी पावर 1/4 होता, ठीक है, तो आप रूट से कर सकते हो। टू दी पावर 1/8 होता, सॉरी, अच्छा हाँ, 1/8 होता तो भी कर देते। 1/16, 1/32, 1/64, ठीक है, वो रूट के हो जाता। लेकिन इसको छोड़ के जब भी कुछ और आएगा वो डर्टी पावर का पार्ट बनेगा, और आप डर्टी पावर सॉल्व करके कर सकते हो, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये इजीली हो जाता है। और आजकल से CAGR कैलकुलेटर बहुत है ऑनलाइन में। CAGR कैलकुलेटर इतना है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत पॉपुलर है ना। देखो जैसे मैं CAGR लिखा, टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनीज का डायरेक्ट आ गया, ICICI डायरेक्ट सबसे पहले आ गया, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी माना जाता है, मतलब लार्जेस्ट ब्रोकिंग फॉर्म में से एक है। एक नहीं, सबसे बड़ा ही होगा। मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, ये सब ऑलमोस्ट इक्वल पैरामीटर में आते हैं। इनिशियल वैल्यू 1 लाख, फाइनेंशियल वैल्यू कॉस्ट 10 लाख, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 साल। CAGR ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा। चलो हम लोग अपना वाला कैलकुलेट करते हैं। सर कितना इन्वेस्टमेंट होता हमारा कैलकुलेशन में? 25,000, चलो डालते हैं।
फाइनल वैल्यू कितना चल रहा है अभी? 40,000। कितना साल का बात है सर? 3 साल का। कितना आया? 16.96%। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं और उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको भी डर्टी पावर कैसे सॉल्व करना है नहीं पता, म्यूचुअल फंड के पहला 2-3 क्लास, 2-4 लेक्चर्स देखे, आपको डर्टी पावर का पता चल जाएगा। मुझे बोलोगे तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। The investment made in this fund has grown at a rate of 16.96% on year basis. ठीक है, recognize that this is the growth rate of the investment. The most common confusion for the investor is this: I invest 25,000, which has grown to 40,000, which means a profit 15,000. Return should is about 60%. मैक्सिमम लोग क्या गलती कर देता है, समझो बात को। आप किसी को भी पूछोगे वो क्या बोलेगा, मैं 25,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, अभी मेरा 40,000 चल रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने प्रॉफिट कितना किया? 15,000। मैंने डाला कितना था? 25,000। तो 25,000 डाल के 15,000 का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर लिया? हेलो, 15,000 बाई 25,000, 0.6 इंटू 100, 60%। क्या सर लोग, मैक्सिमम लोग यही बात करेगा? यस और नो? अरे हाँ ना बोलो। हाँ दादा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही वाला गलती करता है। लेकिन क्या सच में आपका प्रॉफिट इतना है? अच्छा सर, अगर ये विद इन 1 ईयर होता तो, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर ये लेस देन 1 ईयर होता तो क्या 60% सही था? यस सर, थैंक यू। अगर ये लेस देन 1 ईयर होता तो 60% सही था, लेकिन क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर है तो 60% रिटर्न, आप गलत फहमी में हो, बाहर आ जाओ। ठीक है, आप गलत फहमी में हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। ठीक है, भटक जाओगे। गलत सोच रहे हो आप, आपने सोच रहा 60% प्रॉफिट है, बट आपका 60% प्रॉफिट नहीं है, आपका ईयर ऑन ईयर रिटर्न 16.96% है। ठीक है, तो ऐसे गलत फहमी में ना तो खुद पढ़ो, ना तो क्लाइंट को रखो, और ना ही अपने कंपनी को रखो। ठीक है, ऐसे कंपनी को तो सब पता है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए सर। अच्छा, of course there is nothing wrong in this calculation, after all this is the absolute return we are calculating. The question however is that did you get this 60% in the first, second or third year? What is that you got in the entire return is first year, and since the investment has stayed flat, आप शायद फर्स्ट ईयर में 60% मिला और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न और कुछ नहीं आया। और वाज द रिटर्न जनरेटेड इन थर्ड ईयर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रिटर्न थर्ड ईयर में मिला या फर्स्ट 2 ईयर्स में मिला, नेटिंग जीरो रिटर्न। तो इस तरह से आपका 60% 3 साल में बांट जाता है, और आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम हो जाता है। हो सकता है पहले साल में ही रिटर्न हो गया था, बाद में फ्लैट हो गया, या हो सकता है सेकेंड या थर्ड ईयर में रिटर्न जनरेट हुआ, पहला साल जीरो था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न तभी यूज करना जब आपका लेस देन 1 ईयर का बात हो, लेकिन जब साल 1 से ज्यादा हो जाए आप हमेशा CAGR का हेल्प लेना। ठीक है, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। Of course one can get into this depth of this and figure the details, but otherwise we simply ignore the specifies and take the average growth on year basis. Higher the average the better investment this is. अगर आपका एवरेज जितना हायर होगा आपका इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर माना जाएगा। ऐसे देखो, अगर एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में बोलोगे सर 15% से ज्यादा रिटर्न एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, और ये जो 29%, 30% रिटर्न देखा जा रहा है सर, ये एक्सेप्शनली बेहतरीन रिटर्न है, एक्सेप्शनली बेहतरीन रिटर्न है। 30% रिटर्न इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी, इसका मतलब काफी बेहतर परफॉर्मेंस वाला रिटर्न है ये। ठीक है, अब सर देखो यहाँ पर कितना सारा म्यूचुअल फंड कंपनीज है, आप अपने लिए चूज करो। ठीक है, और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड, लॉट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। To put this in perspective, think about a road journey.
लेट अस से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय कार, ध्यान से सुनना, या फिर कोलकाता टू दीघा बाय कार, जो भी है आपके आपके मन में जो भी है, ठीक है। इफ आई आस्क यू एट व्हाट स्पीड यू ड्रोव योर कार, कितना स्पीड में आपने कार चलाया, विल यू टेल मी दैट यू ड्रोव एट 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, ठीक है। ऐसे गुड़गांव दिल्ली से नजदीकी है, एक्चुअली ग्रेटर दिल्ली का पार्ट है, बट गुड़गांव इज बेसिकली इन हरियाणा, ठीक है। बट आपको पता नहीं चलेगा जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ बढ़ोगे, आप एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आप गुड़गांव पहुंच गए, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि अभी भी दिल्ली में हो ठीक है, एक्चुअली कनेक्टेड हो गए। जैसे कोलकाता से अगर निकलोगे तो न्यू टाउन 24 परगना पड़ जाता है, समझ में नहीं आता ना, फिर भी तो वो स्टेट चेंज नहीं होता, लेकिन वहाँ पर स्टेट चेंज हो जाता है, हरियाणा में आ जाता है। अच्छा, तो 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, 110 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम गुड़गांव टू पंचगांव, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, फटाफट देख लेते हैं, दिल्ली टू जयपुर मोस्ट प्रोबेबली 200-250 किलोमीटर तो होगा। दिल्ली कहाँ जाना है, जयपुर, कितना कितना किलोमीटर है, हाँ सही बोला सर, 300 किलोमीटर के आसपास बोला, वही हुआ। क्या आपको दिखाई दे रहा है सर, 277 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है। अगर आप बाई कार जाते हो तो ऑलमोस्ट 4 घंटा 44 मिनट लगेगा। और ये देखो दिल्ली, और ये देखो गुड़गांव, दिखाई दे रहा है सर, हेलो। अरे खाना बोलो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, है ना। तो दिल्ली जयपुर का डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया। अब क्या है कि आपने क्या बोला कि आपने दिल्ली से गुड़गांव तक 80 किलोमीटर पर आवर आया, दिल्ली से गुड़गांव तक 110 किलोमीटर फ्रॉम गुड़गांव टू पंचगांव, ठीक है। फिर वहां से 90 किलोमीटर पर आवर बिटवीन पंचगांव टू निमराना, so and so forth, and will just tell me that you drove an average speed of 100 किलोमीटर पर आवर। आपने एवरेज कर दिया 80 प्लस 110 प्लस 90, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका एवरेज हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्टार्टिंग में आपका एवरेज मतलब आपने आपका कितना स्पीड था 80, उसके बाद 110, उसके बाद 90। तो यू डोंट गिव मी द स्प्लिट, यू विल गिव ए एवरेज स्पीड, है ना। आपने क्या बोला मेरे को कि आपने एवरेज 100% में किया, 100 किलोमीटर पर आवर में किया। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट अ मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड, जब हम लोग एक से ज्यादा साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड देखते हैं, द ईयर्स इन बिटवीन आर लाइक द टाउन ऑन ए जर्नी, है ना, जो बीच का शहर है, जैसे गुड़गांव, पंचगांव, है ना, इस तरह का। बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, जस्ट लाइक द ट्रैफिक, इन्वेस्टमेंट जनरेट डिफरेंट रिटर्न, लाइक ड्राइविंग एट ए डिफरेंट स्पीड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ये जो बीच में जो साल गुजरते हैं, सम ईयर्स में बी पॉजिटिव एंड फ्यू में बी नेगेटिव, कुछ साल पॉजिटिव हो सकता है, कुछ साल नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कहीं पर बहुत जैम था रास्ते में, हाँ सर। ऐसे अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो, दिल्ली से जयपुर की तरफ, हो सकता है कि गुड़गांव के सामने आपका स्पीड क्यों कम था, बिकॉज यहाँ ये पूरा दिल्ली सिटी के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, इसलिए आपका स्पीड आप चाह के भी ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप गुड़गांव क्रॉस कर दिया, विलेज एरिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका स्पीड यहाँ पर 110 किलोमीटर हो गया था, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका आप और फिर से जयपुर के आसपास पहुंचते हो, तो यहाँ पर फिर से हो सकता है कि आपका स्पीड कम हो जाए, बिकॉज फिर से आप एक शहर की तरफ बढ़ रहे हो, तो जैम फिर से बढ़ सकता है। तो एग्जैक्टली जब हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न का भी केस कुछ ऐसा ही होता है, रिटर्न का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता है कि बीच में कुछ साल पॉजिटिव ज्यादा, कुछ साल नेगेटिव ज्यादा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब लंबा साल का बात है, तो आपका एवरेज काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबा टिक के रहो, रिटर्न दिखता है। एक्सेप्ट कुछ फंड है जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। सो as a long term investors, we ignore these yearly variations in returns and take an average return from the investment, so which is what CAGR does. So CAGR actually यही करता है, it is the growth rate of investment, that's why name is compounded annual growth rate. Now go back to the initial question, which was intentionally kept in bold. Do you think that is the right question? मतलब एक क्वेश्चन था CAGR में रिटर्न कितना था। The real question to ask should have been, I invest 25,000 on 1st July 2017 in a certain mutual fund.
3 years later the investment has grown to ₹40,000. So what is the growth rate of this investment? ठीक है, आपको मेरा बात मैं समझा रहा हूँ. देखो सर, यहाँ पर ये पॉइंट बोल्ड करके रखा गया था. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 16.96. रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है कि आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट क्या है. सो यही सही क्वेश्चन होना चाहिए था. रिटर्न से भी बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि ग्रोथ रेट कैसा है आपके इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, कि ईयर ऑन ईयर आपका क्या ग्रोथ हो जाता है. तो वही बात यहाँ पर, द रियल क्वेश्चन टू आस्क शुड हैव बीन, एंड इन्वेस्ट 25,000 in 1st July 2017 in a certain mutual fund. 3 years later the investment has grown 40,000. So what is the growth rate of this investment? I hope you get this subtle but very important distinction between the two different questions. है ना, एक बार में आपने रिटर्न पूछा, दूसरे में आपने ग्रोथ ऑफ द रिटर्न इन्वेस्टमेंट पूछा. तो आपको पता चल गया 60% क्या था, 16% 17% क्या है. ओके, फिर से आ जाते हैं सर, फिर और कुछ पॉइंट समझाएंगे आपको. Let's go back to the Delhi Jaipur example. I know that average speed is 100 km per hour. At this rate, how much time will you take to reach Ajmer? Sir, एक्चुअली जयपुर दिल्ली रोड में एक बहुत फेमस जगह आ पड़ता है. बेसिकली यहाँ पर मुस्लिमों का एक द्वारगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दारगा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, द्वारगा. हाँ, जहाँ पर चद्दर चढ़ाया जाता है. एक अजमेर शरीफ बोल के एक जगह आता है, बिग टाउन. ठीक है, तो ये इसी रास्ते में आता है. ठीक है, तो कहने का मतलब है, ठीक है, अभी अजमेर पे नहीं चलते, एक सेकेंड. तो कहने का मतलब है कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीच अजमेर, विच इज अनदर 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर. ठीक है, अच्छा, जयपुर क्रॉस करके जाएंगे तो अजमेर पहुंचेंगे. ठीक है, ऐसे अजमेर में और एक चीज़ भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है. ठीक है, हिंदुओं भी जा सकते हैं, और ब्रह्मा जी का टेम्पल वहाँ पर भी बहुत ही फेमस माना जाता है. ठीक है, तो जैसे अजमेर शरीफ इज अ वेरी फेमस प्लेस, और ब्रह्मा जी का टेम्पल भी बहुत फेमस जगह, पुष्कर आसपास में ही है. So quite easy, I know the average speed. So you are likely to take about 1 hour 30 minutes to reach Ajmer. मतलब अगर आप 150 किलोमीटर स्पीड में जाओगे तो आप 1.5 घंटे में वहां से पहुंच जाओगे. ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में अगर आपका स्पीड 100 किलोमीटर रहेगा तो बात क्या है. ऑन अ सिमिलर नोट, आई नो द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 16.96%. व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इफ आई लेट दिस इन्वेस्टमेंट रन फॉर अनदर से 1 ईयर. सर बात समझिए, 100 किलोमीटर स्पीड में आपका गाड़ी एवरेज में चल रहा है. अजमेर, जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है. ठीक है, तो कहने का मतलब था ये कि अगर आपको जयपुर से अजमेर जाना है तो आप और कितना टाइम ले सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट अप्रॉक्स एवरेज स्पीड. इसी पॉइंट पे आपका इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था 16.96%. So what is the likely value of my investment if I let this investment run for another say 1 year? अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो, बिकॉज मैक्सिमम फंड वन एंडेड होता है, ओपन एंडेड होता है. ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन रखते हो तो और 1 साल में आपका फंड कहाँ पहुंचेगा. ठीक है, कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है एवरेज में. ठीक, जैसे आपने दिल्ली से जयपुर का जर्नी चूज किया, सर आपका 3rd ईयर एंड पे वैल्यू है 40,000. अगर ग्रोथ रेट 16.96% है, 10 ईयर 1 ईयर है, तो आपका 40,000 का जो है ये 1 + 16.96. हाँ, ये तो आपको पता ही है कैसे होता है. मतलब 16% अगर ग्रोथ रेट है तो 40 × 1 + 16.16. हाँ सर, ये समझ में आ गया ना, इंक्रीमेंट को प्रूव करने के लिए. अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया. अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ तो सही. कोई क्वेश्चन है तो कर लो. डाउट है क्या मौसमी, एनी प्रॉब्लम? रोशनी, सुमित, না দাদা, সুমিত, নীল, বোঝা যাচ্ছে তো? বুঝতে পারছি, তবে একটা প্রবলেম হচ্ছে, নেটওয়ার্কের প্রচন্ড ইস্যু হচ্ছে, মাঝে মাঝে মানে ফ্ল্যাকচুয়েশন হয়ে যাচ্ছে. তোমার Yes sir. ক্লাসটা শেয়ার করে দিও. अच्छा ठीक है, तो देखो सर, 1 ईयर वैल्यू अगर तुम इसको एक्सटेंड करते हो तो, हाँ बोलो सर. স্যার বলছি যেটা 1টা প্লাস হলো না, সেটা हाँ 10 ইয়ার 1 ছিল বলে 1 অ্যাড হলো, আর যদি 2 বছর হতো তাহলে 2 অ্যাড হতো, এরকম কি? हाँ, तुम ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, 1 ईयर एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो अब इसको 1 ईयर के बेसिस में, मतलब बेसिकली वो इंटू करते हैं ना हम लोग,
ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि कितने सालों के लिए है। तो ये यहाँ पर आपको 1 को इसलिए प्लस करना पड़ा बिकॉज ये 1 ईयर के लिए। तो 40,000 इंटू 1 प्लस 16.96, तो बेसिकली 1 साल के लिए इसको इंक्रीमेंट किया गया। तो 40,000 बाई 16.16, अगर आप इसको 40,000 बाई 16.16 करते हो, ठीक है, 16.16 में 40,000 को बढ़ाते हो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 46,784, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेट अस twist this a bit. What is likely investment value if I let this investment run for 3 more years? 1 साल छोड़ो, अगर आप 3 साल के लिए करना चाहोगे तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है सर, आपको करंट वैल्यू जो है 40,000 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है, मतलब 1 मतलब प्रिंसिपल को समझाया जा रहा है यहाँ पर, ग्रोथ रेट मतलब 16.96% को यहाँ पर देंगे हम लोग, और इसको जितना साल के लिए बढ़ाओगे, मौसमी बात को समझ, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बोला वेट कर। अगर टू दी पावर 1 करेंगे तो जो यहाँ पर दिखा वही आएगा। दिस 1 इज नॉट फॉर दिस 1, तू जो सोच रहा था, ये जो 1 है ये 1 इज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, इसके साथ इस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग करते नहीं है टाइम वैल्यू मनी पे, हाँ, टाइम वैल्यू मनी पे हम लोग जब भी परसेंटेज कुछ रहता है उसको 1 प्लस करके करते नहीं थे। हेलो, हाँ सर। वही है, ठीक है, कि कितना रेट में आप इसको बढ़ाना चाहते हो। तो 1 प्लस 16.96%, तो 16.96 को तोड़ दोगे ना तो परसेंटेज में टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको सॉल्व करके बताओ ना, सॉल्व दिस इक्वेशन। ये 3 साल करोगे तो इसको टू दी पावर 3 कर देना, अगर इसको 6 साल करना है तो टू दी पावर 6 कर देना। हाँ रोशनी, नील, सुमित, सभी को पूछ रहा हूँ, क्या ये समझ में आया? हाँ दादा पूछे। हाँ हाँ ठीक है, यस जिस सर। रेट में ग्रोथ होगा, तो अगर 1 साल के लिए है तो आपका रेट यही हो जाएगा, 3 साल के लिए है मतलब ग्रोथ रेट ही है 16.96, तो इस रेट में अगर चलेगा तो आपका वैल्यू कहाँ से पहुंचेगा 64,000। अगर आपका एवरेज यही है, ठीक है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में 20% रिटर्न आ गया, हो सकता है किसी पर्टिकुलर साल में 10% रिटर्न आ गया, लेकिन अगर आपका एवरेज ग्रोथ रेट ऐसा है तो आप इतना एज्यूम कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर फंड में मेरे को 3 साल में कितना रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो फंड को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये बहुत बार एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके सामने हजारों फंड रहता है ना सर, तो उस पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है, इसको लेके आपके मन में बहुत सारा सवाल हो सकता है। तो उस सवाल का जवाब यही होता है कि अगर फंड का ग्रोथ देख के अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हो कि क्या मुझे ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और कंटिन्यू रखना है या स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे कंपनी को तो जितना मिलेगा उतना अच्छा है, ठीक है, बट अच्छा ही जो है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। कंपनी तो हमेशा बोलेगा कि क्लाइंट पेमेंट कर दे जाए, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉलेजेबल इंसान रहोगे ना तो आप क्लाइंट को हमेशा बेनिफिट दोगे, तो क्लाइंट आपको बार बार कॉल करेगा और बार बार आपको बोलेगा कि भाई मेरा फंड आप ही देखना, बिकॉज आप जेन्युइन हो ठीक है। तो अपना गुडविल हमेशा बना के रखिएगा सर, ये मैं हमेशा बोलूंगा। किसी के फायदे के लिए या किसी के मतलब किसी और के फायदे के लिए आप कभी भी किसी को लूटना मत, ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बाकी आपको पता है जब आपका वर्किंग लाइफ होगा आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का फायदा करा सकते हो जिंदगी में तो जरूर रिस्क उठाओ, लेकिन किसी का लॉस करा के मजा लेने का मुझे कोई समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, प्रॉफिट लॉस तो जिंदगी का एक क्या है सर, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, बट मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो मिनिमम लॉस हो, ये इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमेशा आप प्रॉफिटेबली रहोगे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, कभी लॉस मेकिंग भी हो सकता है। इन दैट केस आप इतना कोशिश करना कि भाई 70% प्रॉफिट रहे 30% लॉस रहे कम से कम, तो आप भी जिंदा रहोगे, आपका क्लाइंट भी जिंदा रहेगा, मतलब उनको अच्छा लगेगा इन्वेस्टमेंट करने। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन ए सर्टेन ग्रोथ रेट। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं था कि 40,000 टाका अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में इस रेट में कितना ग्रोथ करेगा, सिंपल बात है, ठीक है, 3 साल में इस रेट में कितना ग्रोथ करेगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन ए सर्टेन ग्रोथ रेट। आई होप यू नाउ अप्रिशिएट
why we need to consider CAGR and not absolute return if investment is more than 1 year, है ना? क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न में आप कभी भी ग्रोथ रेट नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है? एक साल के कम में आपको ग्रोथ रेट का समझ नहीं आएगा. One last thing you need to note, higher the average speed, faster you will reach your destination, है ना? जयपुर से दिल्ली से जयपुर का रास्ता लंबा हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि आप कई बार बीच बीच में रुक गए, लेकिन अगर आपका एवरेज स्पीड ज्यादा रहेगा, आप दिल्ली से जयपुर 4 घंटा की जगह 5 घंटे में भी पहुंच सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द सिंपल बात. या फिर 5 घंटे की जगह 3.5 घंटे में भी पहुंच सकते हो, लेकिन ये स्पीड का बात है. आपका फंड अगर ज्यादा स्पीड, एवरेज स्पीड ज्यादा रहेगा, तो आप ज्यादा जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो. CAGR हायर इज द रेट. एक डर भी होता है, द रिस्क इज टू हाई इन सच इन्वेस्टमेंट एज देयर कुड बी फियर्स ऑफ क्रैशिंग द अंडरलाइंग एसेट प्राइस. सर एक चीज होता है, जहां ज्यादा स्पीड भी होता है ना, वहां क्रैश करने का चांसेस भी ज्यादा होता है. जैसे कि इक्विटी मार्केट है ना, इक्विटी मार्केट में मार्केट बहुत जल्दी जल्दी क्रैश भी कर जाता है, ठीक है? बिकॉज वहां पर अंडरलाइंग एसेट्स जो है, अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया सर? ये जो म्यूचुअल फंड्स है, ये जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है, पॉइंट टू बी नोटेड सर. से फॉर एग्जांपल आपको ये जो मैं टाटा डिजिटल दिखाया था, ठीक है? मैं आपको बहुत सारा फंड दिखा रहा तब से, एक सेकंड रुको. चलो कोई बात नहीं, एक कोई भी फंड मैंने उठाया, से फॉर एग्जांपल कोटक ब्लू चिप फंड, ठीक है? अब कोटक ब्लू चिप फंड रिटर्न दे रहा है, मतलब बड़े बड़े कंपनीज में रिटर्न है, मतलब इन्वेस्टमेंट है इसका, मतलब निफ्टी 50 जैसे जो कंपनीज है ना, जो निफ्टी 50 में होता है, मतलब निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी जो नॉर्मली होता है, ऐसे कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है, उनको ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है, ठीक है? एक्सिस ब्लू चिप, देखो सर, कोटक ब्लू चिप ने 14.22% कमाया, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाया कनाडा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, 15.49% रिटर्न दे रहा है, ठीक है? एक्सिस ब्लू चिप 12.64% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है सर, अब बात को समझो कि ये इक्विटी फंड ब्लू चिप में है, तो ब्लू चिप ना इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन स्मॉल स्मॉल कैप जो होते हैं ना, जो थोड़ा सा, क्या बताऊं आपको, मतलब थोड़ा सा रिस्क उसमें ज्यादा होता है, रिटर्न हाई होता है. जिसमें रिटर्न हाई होगा उसका रेट ऑफ स्पीड ज्यादा है, लेकिन उसका क्रैश करने का चांसेस भी ज्यादा होता है. जिसमें स्टेबल रिटर्न होता है ना, जैसे कि ब्लू चिप फंड, इसमें स्टेबल रिटर्न होता है, इसमें क्रैश करने का चांसेस कम रहता है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा जैसे हाई रिस्क फंड में देखता हूँ, ठीक है? ये देखो टाटा लार्ज कैप, ये हाई रिस्क में है, ठीक है? ये सब हाई रिस्क में कुछ फंड्स है. रिस्क वहां ज्यादा होता है जहां कंपनी का अंडरलाइन कभी भी चेंज हो सकता है. जैसे रिलायंस एक नो डाउट स्टेबल कंपनी है, ठीक है? ITC नो डाउट एक स्टेबल बिजनेस है. तो अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट स्टेबल बिजनेस में है, आपको रिटर्न बहुत कम, मतलब एक स्टेबल रिटर्न देगा, बहुत हाईफाई रिटर्न नहीं देगा, क्रैश करने का चांसेस भी कम है. लेकिन कुछ कंपनीज है जो अभी शायद कुछ अंडर वैल्यूड कैटेगरी में, लेकिन कल वो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, बिकॉज उसके बिजनेस में दम है. से फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, अब शुगर इंडस्ट्री का, या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट कर दिया, कभी मार्केट बहुत हाई, कभी मार्केट बहुत लो, वोलेटिलिटी बहुत होता है. ऐसे मार्केट में अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका फंड को भी उसका असर पड़ेगा. क्या आपको मेरा बात समझ में आया सर? हेलो, अगर मार्केट में ये सब धीरे धीरे आप लोगों का भी डेवलप हो जाएगा, मार्केट में किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, जिसको अंडरलाइन कहा जाता है. ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सुमित, नॉट जस्ट इन म्यूचुअल फंड, हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में भी आजकल बार बार ये अंडरलाइन का बात कर रहे हैं, समझो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में, है ना? এটা না হলে future হতো না। ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, एवरीथिंग इज अंडरलाइंग, ठीक है? अंडरलाइंग एसेट्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है. अंडरलाइंग एसेट्स मतलब आपके लिए एसेट्स है, टाटा का जो फंड दिखा रहा हूं मैं आपको, चाहे फ्रैंकलिन हो, चाहे टाटा हो, चाहे निप्पॉन हो, ठीक है? आपके लिए ये एसेट्स है, लेकिन ये जहां पर इन्वेस्ट किया है वो उसका अंडरलाइंग है. बात समझ में आ रहा है सर? इनका इन्वेस्टमेंट जिस कैटेगरीज में है वो उसके लिए अंडरलाइंग है. तो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है कि फंड कहाँ काम करेगा, फंड ज्यादा रिटर्न देगा कि कम रिटर्न देगा. अब ये यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, जो मैनेजर्स है, इन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फंड चूज करके फंड को बढ़ाएगा, ठीक है? तो बात यहाँ पर बहुत कुछ है, ठीक है? तो मार्केट में जैसे रिटर्न जनरेट भी हो सकता है रिस्की फंड में, और क्रैश भी कर सकता है, ये डर भी होता है, ठीक है? एनीवे, आई होप यू आर नाउ क्लियर अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट रिटर्न एंड CAGR. मुझे लगता है कि CAGR और एब्सोल्यूट बहुत ही क्लियर हुआ आपके मन में,
ठीक है सर। वी विल नाउ शिफ्ट फोकस टू XIRR। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है XIRR, विच इज एप्लीकेबल व्हेन वी डू SIP ओवर मल्टीपल ईयर्स। जब हम लोग SIP करते हैं तब हमें CAGR और एब्सोल्यूट नहीं, हमें SIP अगर वो लेस देन 1 ईयर हो तो आप उसको एब्सोल्यूट में देख सकते हो, बट SIP अगर मोर देन 1 ईयर हो तो आप उसको XIRR में कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो XIRR स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। XIRR comes in handy when you make regular investment in a mutual fund over an extended period. Hence, for SIP, you need to use XIRR to measure the growth rate. Assume you invest 5,000 on a 10th of every month in a mutual fund. You started the investment process December 2018. You continue to do so till June 2020. The SIP table looks like. कैसे देखने में होगा SIP? ये एक्सेल शीट्स में बना हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, फटाफट देखिए। दिसंबर 18 में 5,000, दिसंबर जनवरी 10 जनवरी 2019 में 5,000, ठीक है। फिर 5,000 एवरी मंथ के 10 तारीख को आप 5,000 5,000 करके देते जा रहे हो। आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है 18 को, आपका जर्नी एंड हुआ है 2020 को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2 साल के लिए आपने ये जर्नी चलाया। अब आपको देखना है कि आपका रिटर्न कैलकुलेशन करना है। तो टोटल SIP आपने कितना किया? 95,000 का। सो अक्रॉस 19 मंथ्स 95,000 हैज बीन इन्वेस्टेड, ठीक है। 19 बार आपने पैसा दिया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज विद इन द ब्रैकेट टू इंडिकेट दैट इट इज ए कैश आउटफ्लो। इसको माइनस पे इसलिए लिखा गया बिकॉज ये कैश आउटफ्लो है, मतलब नेगेटिव, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कैपिटल बजटिंग क्लास किए हो बहुत लोग मेरे पास? हेलो, जो लोग नहीं किए उनको मैं बोलूंगा। हाँ बोलो सर। হ্যাঁ করেছিলাম। कैपिटल बजटिंग में देखिएगा, जब आउटफ्लो होता है उसको नेगेटिव में हम लोग शो करते हैं, जो रिटर्न आता है उसको पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, फाइनेंस का ही एप्लीकेशन है। इसलिए जिसको हार्डकोर फाइनेंस का नॉलेज होता है ना सर, वो हर एक चीज, चाहे वो इक्विटी हो, फाइनेंस हो, FM हो, म्यूचुअल फंड्स हो, हर चीज ना इजीली समझ जाएगा, ठीक है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बोलता रहता हूँ सर, क्या है ना, क्या पता कब काम आ जाए कि सर कभी बोलता था। So 95,000 has been invested. The investment amount is within the bracket to indicate that it is a cash outflow from your bank account. Now as on today, एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 जुलाई 2020 को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1,10,000, 1,10,000। Question is what the growth rate is? Of course you can calculate the absolute return here. Still, hopefully by now you should recognize that this is a multi-year investment, है ना। मतलब आप नॉर्मली क्या करते हैं, 1,10,000 जो आपका एंडिंग वैल्यू है, हाँ सुमित ऐसा ही करता है ना लोग, 1,10,000 माइनस डिवाइडेड बाई 95,000 और जो होता -1 कर देता, नॉर्मली ऐसा कर देता है ना। लेकिन सर ये तो मल्टीपल ईयर है ना, तो मल्टीपल ईयर में आपको एब्सोल्यूट करने से आप रॉन्ग कैलकुलेशन करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए सर, आपको यहाँ पर XIRR करना चाहिए, या आप बोल सकते हो CAGR करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये SIP है तो आपको CAGR को मॉडिफाई करना है। The traditional CAGR also does not help because there are multiple investment across multiple periods. Point to be noted. CAGR हम लोग लमसम में करते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पर तो SIP है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है। स्टिल यूज CAGR बट विथ स्लाइड मॉडिफिकेशन। मतलब बेसिकली ये CAGR ही है but slight modification. One can say that XIRR is a modified version of CAGR which accommodates for staggered investment. The XIRR formula is quite intimidating. I would suggest you to Google image search with XIRR formula as the keywords and you will know what I am referring to, but luckily we need not have any applied formula. अच्छा ठीक है, देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। Microsoft Excel में functions that you can use, ठीक है, फंक्शन बटन यूज करके आप इस तरह से आपका SIP अमाउंट को डालते हो और फिर वहां पर जाके आप XIRR फॉर्मूला को कोड कर सकते हो। वहां पर XIRR का आपको एक्सेल में दिख जाएगा, ठीक है, XIRR ग्रोथ रेट। और फिर वहां पर आपको बस कॉलम को इस तरह से जो जो कॉलम में आपका डेटा है ना उस डेटा को लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपका XIRR दिखेगा, ठीक है। इसके लिए एक नोट्स भी मैंने रेडी किया एक्सेल सीट का, आप खुद भी करके ट्राई करके देख सकते हो सर। ये देखो सर, व्हाट इज XIRR?
You can put a lump sum amount in a mutual fund. You have a one-time redemption where you sell the entire investment after some time. Investment through lump sum involves two cash flow. You have a cash outflow, which is your investment, and a cash inflow, that is redemption. You may consider CAGR to calculate the return if you invest a lump sum amount in a mutual fund scheme. However, you may invest in a mutual fund scheme through SIP or redeem until through SWP. मतलब दे भी रहे हो SIP के थ्रू से और उठा रहे हो SWP के थ्रू से, मतलब सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, मतलब धीरे धीरे आप विथड्रॉल कर रहे हो, एक ही बार में नहीं विथड्रॉ, रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में XIRR काम आता है सर। तो हाउ टू कैलकुलेट XIRR यूजिंग एक्सेल, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये पूरा नोट्स में मैंने बता के रखा। यू कैन यूज द XIRR फॉर्मूला इन एन एक्सेल शीट टू कैलकुलेट रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर मल्टीपल कैश फ्लो। यू मस्ट एंटर ऑल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन सच एज SIP, SWP, जो भी आपका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो SIP, विथड्रॉल कर रहे हो तो SWP। एडिशनल परचेस और रिडेम्पशन, अगर कुछ एडिशन करते हो और कुछ रिडेम्पशन करते हो और जो भी आपका डेट है, ये सब आपको पुट करना है। XIRR फॉर्मूला इज द मॉडिफिकेशन ऑफ IRR, ठीक है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हार्डकोर फाइनेंस में सिखाता हूँ, कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। एंड फैक्टर्स इरेगुलर पीरियड्स, you will have to enter SIP transaction and the corresponding dates from the mutual fund statement in the Excel sheets. You then apply the XIRR formula to calculate SIP return. मतलब बेसिकली ये XIRR फॉर्मूला एक्सेल के अंदर रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, you invest 3000 per month in a mutual fund scheme through SIP. You may calculate mutual fund return through SIP using XIRR formula, जो इस तरह का कुछ देखने में होगा। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये एक एक्सेल सीट का ही स्क्रीनशॉट है, जस्ट लुक हियर। आपको बस फॉर्मूला बॉक्स में जाके इक्वल्स टू प्लस XIRR, अब जो भी कॉलम में आपने जो भी दिया, ये आपका B कॉलम है ना, ठीक है। तो इस तरह से B5 में आपने जो कैश फ्लो दिया, ठीक है, B17 कॉमा A5, मतलब बेसिकली इसको सिलेक्ट करके डालना होता है। अगर आप लोग एक्सेल सीट यूज करना जानते हो, ठीक है, तो आप वहां पर जाके इसको जस्ट पुट करके सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और फिर उसको एंटर मारना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने जो जो किया, आपने जो जो कैश फ्लो किया, मतलब इन्वेस्टमेंट SIP जो जो किया, आप उसको डालो, सब नेगेटिव में है, ठीक है। और जैसे आपने 21/6 को रिडेम्पशन किया 35,000 का, ठीक है, तो आपको बता देगा कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? मतलब बेसिकली ये कंप्यूटराइज टेक्निक है, ठीक है, ये कंप्यूटराइज टेक्निक है और कुछ नहीं, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला XIRR का यूज करना है। एक बात, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको नेगेटिव साइन में देना। इट इंक्लूड्स द SIP इंस्टॉलमेंट एंड एडिशनल परचेस। यू मस्ट एंटर ऑल रिडेम्पशन अमाउंट विद ए पॉजिटिव साइन। जब भी पैसा विड्रॉल कर लोगे तो उसको पॉजिटिव साइन में दिखाना, बिकॉज वो आपका इंटरनल रिटर्न है, ठीक है। और बाद में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है, वो XIRR फॉर्मूला के थ्रू से आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे। You must open an Excel sheet and enter SIP transaction dates in a column A. You then enter SIP installment at a negative figure in column B. Enter the redemption amount against the redemption date in column B. ठीक है सर, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख के दिया, आपको बस इसको यूज करके कोड करना है, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली जैसे आप इंटर बटन दबाओगे, ठीक है, इंटू 100 करोगे, ठीक है, एंटर बटन दबाओगे, आपको रिटर्न दिखाई देगा। तो बेसिकली इसमें मेन जो है वो वैल्यू रहेगा, डेट रहेगा, ठीक है, और ये जो है गेस बताते हैं, ये फॉर्मूला को पूरा पूरी बना देता है। तो आपको माथा लगाने का जरूरत है ही नहीं, आपको बस फॉर्मूला को वहां पर इस्तेमाल करना। तो पूरा प्रोसेस बता दिया और यहाँ पर CAGR और XIRR का डिफरेंस भी दिखा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये लम सम में होता है और यहाँ पर SIP चल रहा है या SWP चल रहा है, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। SIP SWP में ही डिफरेंस हो जाता है कि आपने अगर बीच में विड्रॉल कर लिया, अगर बीच में आपने और इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि SIP होता रहता है ना, तो इसलिए आपका जो रिटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है SIP का, मतलब बेसिकली XIRR का। तो आपको एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये सभी चीजें जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया, उसी तरह से ये सब भी कैलकुलेशन हुआ। सो आपको ज्यादा वरी होने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला को पुट करना है। XIRR and CAGR are the same. Basically, these are not exactly same, but you can say it's a modified version. ठीक है, it's a modified version और कुछ नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रोलिंग रिटर्न सिखाऊंगा और फिर आपको म्यूचुअल फंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान, बेंचमार्किंग करना, बीटा HD एंड शार्प रेशियो सिखाना, ये कुछ चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है।
उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड एनालाइज करना भी सिखाऊंगा। फिर 4-5 क्लास में आई होप कि हम लोग म्यूचुअल फंड में एक कंप्लीशन ला सकें। ठीक है, रोशनी, मौसमी, सुमित, नहीं समझ आ रहा है ना सबको? हाँ सर। सर आप लोग NISM के लिए रेडी हो जाइए, मैं म्यूचुअल फंड का क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड कर लीजिए। और जिनको जिनको इक्विटी डेरिवेटिव करना है, जैसे कि मैं अभी सुमित को कर रहा है और भी 2 जन हैं कर रहा है सर, अगर आप लोग भी करना चाहोगे, अगर कोई फ्रेंड भी करना चाहेगा, क्योंकि म्यूचुअल इक्विटी डेरिवेटिव में जॉब्स बहुत ज़्यादा है अभी, और म्यूचुअल फंड में वो तो जॉब रहेगा ही, उसमें कोई कभी भी रिक्वायरमेंट आ जाता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव में अभी कुछ काफ़ी मतलब ओपनिंग्स है कोलकाता में, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल दिया, ठीक है, पहले भी बोला फिर से एक बार बोल दिया। आप लोग घर में पढ़ते रहिए म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, खुद का भी इन्वेस्टमेंट करते रहिए और लोगों को भी सजेस्ट करते जाइए। ठीक है सर, आज इतना ही है, फिर टाटा। ওকে, আর দাদা আমাদের ইকুইটি ক্লাসটা কবে দেবে ওটা বলে দিও তাহলে। ओके, इक्विटी का शेड्यूल मैं आज करके बता दूंगा, ठीक है, বলে দিও। ओके।